Hello everyone and welcome to our next lecture. So this is second part of BJT और today I am going to conduct two topics. इसमें से पहला है common emitter configuration we will cover in detail. Second we will cover is the common emitter characteristics, input characteristic and output characteristic. एक और टॉपिक बच जाता है BJT का which is the amplifier topic. So amplifier topic I will take in next class, right? तो एक और पार्ट आएगा बीजेटी का जिसमें एम्पलीफायर होगा. तो बिफोर आई स्टार्ट विथ टुडेज क्लास, लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बीजेटी का कंस्ट्रक्शन, बीजेटी के सिंबल्स, बीजेटी का वर्किंग और एंड में कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ाया था, राइट? तो देयर आर 3 कॉन्फ़िगरेशंस. तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि सर कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया, सो दैट इज व्हाई एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर आई एम डूइंग इट अगेन. सो 3 कॉन्फ़िगरेशन है. पहला देखो, पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहला कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ है. फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज बेस, दिस इज एमीटर एंड दिस इज कलेक्टर. तो यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं. सो इनपुट किस किस के? सो दिस इज एमीटर, दिस इज एमीटर, दिस इज एमीटर एंड दिस इज द कलेक्टर, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कलेक्टर. तो इनपुट लगाया. इनपुट किस किस के बीच में लगाया? So input is between base and emitter. Input is between base and emitter. और आउटपुट किस किस के बीच में? आउटपुट किस किस के बीच में? आउटपुट इज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर. तो मुझे बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा टर्मिनल है? 3 टर्मिनल है बीजेटी के, बेस, कलेक्टर, एमिटर. तीनों टर्मिनल में से ऐसा कौन सा टर्मिनल है जो इनपुट में भी आता है, आउटपुट में भी आता है? तो देखो, एमिटर इनपुट के साथ भी है, एमिटर आउटपुट के साथ भी है. सो आई विल कॉल दिस एज द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं. लास्ट टाइम मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था. दूसरा, तो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस. ठीक है, याद रखना हमेशा, एरो वाला एमिटर, दूसरा वाला कलेक्टर, या सेंटर वाला बेस, एंड दिस इज द सेकंड कॉन्फ़िगरेशन. अब बेस यहाँ भी है, बेस यहाँ भी है. अब इनपुट किसके बीच में अप्लाई कर रहे हैं? इनपुट फिर से बेस और एमिटर के बीच में. और आउटपुट किसके बीच में? आउटपुट है बिटवीन बेस एंड कलेक्टर. तो मैं बोलूंगा इनपुट इज बिटवीन बेस एंड एमिटर. इनपुट इज बिटवीन बेस एंड एमिटर. आउटपुट किसके बीच में? आउटपुट किसके बीच में? सो आउटपुट इज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर. Output is between base and collector. Because output is between base and collector, this is common base configuration. This is common base configuration. ठीक है, ऐसा इसको कॉमन बेस क्यों बोला सर? क्योंकि देखो ना, ऐसा कौन सा टर्मिनल है तीनों में से जो इनपुट में भी आउटपुट में भी है? बेस इनपुट के साथ भी है, बेस आउटपुट के साथ भी है. सो दिस इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. थर्ड होता है हमारा, इसमें एक और कॉन्फ़िगरेशन होता है विच इज द थर्ड कॉन्फ़िगरेशन. सो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? सो दिस इज द एमिटर, एरो वाला एमिटर, करेक्ट. ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस, करेक्ट. तो अभी कलेक्टर इज कॉमन, सो दिस इज कलेक्टर, कलेक्टर, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस. तो इनपुट कहाँ पे अप्लाई किया? शॉर्ट में लिखो I/P इनपुट, O/P आउटपुट. इनपुट किस किस के बीच में? इनपुट इज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर. आउटपुट किसके बीच में? बिटवीन E एंड C. E एंड C मतलब एमिटर एंड कलेक्टर. कौन कॉमन है? हु इज कॉमन? सो कलेक्टर इज कॉमन. सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज कॉल्ड एज द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था और मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि समझ में नहीं आया सर, इसलिए मैंने इसको एक बार रिपीट कर दिया है. आई होप नाउ दिस इज क्लियर. तो बीजेटी को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं: कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर. तो इसमें से सबसे काम का कौन सा है? सबसे काम का जो वाइडली यूज होता है वो है कॉमन एमिटर. बाकी ये दोनों इतने काम के नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि बनते कैसे, पर ये इतने काम के नहीं. सबसे काम वाला कौन सा है? सबसे काम वाला है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो
टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल. तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कॉमन एमिटर ही क्यों पढ़ रहे हैं, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. ज्यादातर वक्त हम लोग कॉमन एमिटर यूज करते हैं, इसलिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं. कॉमन एमिटर में इनपुट कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर. तो इनपुट में एमिटर है, आउटपुट में एमिटर है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉमन एमिटर. उसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है बिटवीन कॉमन एमिटर. कॉमन एमिटर का इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, याद ध्यान में रखना है, क्योंकि कल मैं जब एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा तो ये फिर से आएगा इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस. ठीक है, तो कॉमन एमिटर का इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है. क्यों, ये मैं समझा रहा हूं. कॉमन एमिटर का आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है. कॉमन एमिटर हैज लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस. अब रीजन देखते हैं, लो क्यों. इनपुट रेजिस्टेंस मतलब इनपुट के साइड का, इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट के साइड का. अब इनपुट कहाँ अप्लाई करते हैं, इनपुट हम लोग बेस और एमिटर में अप्लाई करते हैं. ठीक है, कॉमन एमिटर है, कॉमन एमिटर में इनपुट कहाँ अप्लाई करते हैं, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर. करेक्ट. और बेस एमिटर जंक्शन कैसा होता है, बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस. क्योंकि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, उसमें से लार्ज करंट फ्लो होता है उसमें से. तो एमिटर बेस जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस है. एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने के कारण एमिटर बेस जंक्शन में से लार्ज करंट फ्लो होता है. क्योंकि करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए लो इनपुट रेजिस्टेंस. तो इनपुट रेजिस्टेंस लो क्यों है, क्योंकि इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन एमिटर एंड बेस. एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस होने के कारण लार्ज करंट फ्लो, और जब करंट ज्यादा होता है तो हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस इज लो, कम. ठीक है, इफ करंट इज मोर रेजिस्टेंस इज लेस, तो इनपुट रेजिस्टेंस इज लो. ये इसका रीजन है. आउटपुट रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई इसलिए होता है क्योंकि हम आउटपुट, कॉमन एमिटर में हम आउटपुट किसके बीच में ले रहे हैं, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कलेक्टर और एमिटर के बीच में हम लोग आउटपुट लेते हैं. और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है. कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है, और रिवर्स बायस में बहुत ही कम करंट फ्लो होता है. नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है रिवर्स बायस में, बहुत ही कम करंट फ्लो होता है. और क्योंकि करंट बहुत कम है, हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बहुत हाई है. तो सेकंड पॉइंट, आउटपुट रेजिस्टेंस इज हाई. दिस इज बिकॉज आउटपुट इज टेकन बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस. क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, लो करंट flows, and because current is low, the resistance is high. That is why we say high output resistance. ठीक है, I hope you got this point. उसके बाद what are the equations? So there are two equations. तो ये तो हम लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट. तो IE मतलब दिस इज कॉल्ड एज द एमिटर करंट, IE is the emitter current. तो ये लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था, दिस इज जस्ट रिपीटेड हियर फॉर योर कन्वीनियंस. See, IC is the collector current. IC is the collector current. And what is IB? IB is the base current. IB is the base current. IB is the base current. अब यहाँ पे दो करंट गेन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग. वी आर डिफाइनिंग टू करंट गेन्स. तो पहला करंट गेन में डिफाइन कर रहा हूँ बीटा. बीटा है ये, बी मत बोलना उसको, बीटा है. फर्स्ट करंट गेन इज बीटा. बीटा BETA, बेटा मत बोलना, बीटा, बीटा BETA. तो पहला करंट गेन में डिफाइन कर रहा हूँ बीटा. तो करंट गेन, इसको करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं. एंड बीटा जो करंट गेन है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट. तो बीटा इज कॉल्ड एज करंट गेन. बीटा इज कॉल्ड एज द करंट गेन and it is defined as ratio of collector current, and it is defined as ratio of collector current to base current, and it is defined as ratio of collector current to base current. तो बीटा का फॉर्मूला होता है IC by IB, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, if you can observe this. Beta is IC by IB.
बीटा इज आई सी बाय आई बी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। ठीक है, फिर एक और करंट गेन है अल्फा। तो बीजेटी में दो करंट गेन होते हैं, एक बीटा और एक अल्फा। अब अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अल्फा, ठीक है, दिस इज अल्फा। अल्फा is also called as current gain, is also called as the current gain, and it is defined as, it is defined as ratio of, and it is defined as ratio of collector current, collector current to emitter current. It is defined as ratio of collector current to emitter current. ठीक है, तो अल्फा क्या है, अल्फा इज कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट। तो हम लोग आईसी कितना लिखते हैं, हम लोग आईसी लिखते हैं अल्फा टाइम्स आईई। तो आईसी का फॉर्मूला अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा का फॉर्मूला आईसी डिवाइडेड बाय आईई, या फिर हम लोग लिखते हैं आईसी इज अल्फा टाइम्स आईई। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बीटा इज ऑल्सो करंट गेन, अल्फा इज ऑल्सो करंट गेन। तो दो करंट गेन होते हैं कॉमन एमिटर में। तो याद रखना, दो रेजिस्टेंस होते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस इज लो, आउटपुट रेजिस्टेंस इज हाई। और दो करंट गेन होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, और दोनों का डेफिनेशन मैंने आपको बताया यहाँ। तो अब अल्फा और बीटा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर रिलेटेड। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, या फिर बीटा प्लस 1, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और बीटा निकाल सकता हूँ मैं अल्फा से, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो प्लीज रिमेंबर दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर इंटर रिलेटेड। मैं इसका डेरिवेशन आपको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन है नहीं। तो डोंट वरी, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, अब सर आपने बोला अल्फा करंट गेन है, आपने बोला बीटा करंट गेन है, तो कैसे समझ में आएगा कौन सा करंट गेन अल्फा है, कौन सा करंट गेन बीटा है? तो अल्फा का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा का नाम क्या है? अल्फा का नाम है कॉमन बेस करंट गेन। अल्फा का नाम क्या है? अल्फा का नाम है कॉमन बेस करंट गेन। बीटा का नाम क्या है? बीटा का नाम है कॉमन एमिटर करंट गेन। बीटा का नाम क्या है? तो बीटा इज कॉमन एमिटर करंट गेन। अल्फा क्या है? अल्फा इज कॉमन। तो क्वेश्चन में पढ़ना, कॉमन बेस करंट गेन बोल रहा है कि कॉमन एमिटर करंट गेन बोल रहा है? कॉमन बेस करंट गेन बोला अल्फा लेना, कॉमन एमिटर करंट गेन बोला बीटा लेना। ठीक है, फिर सेकंड टॉपिक आज का, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर। तो जैसे कि मैंने बोला, कॉमन एमिटर सबसे ज्यादा यूज होता है, बहुत कॉमन है कॉमन एमिटर। कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर तो कोई यूज करता नहीं है, तो हमको कॉमन एमिटर के कैरेक्टरिस्टिक समझना जरूरी है। तो कॉमन एमिटर के कैरेक्टरिस्टिक हम लोग समझ रहे हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक इसके होते हैं, एक होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो कॉमन एमिटर मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप मेरा वाला डायग्राम भी फॉलो कर सकते हो, ये मैंने बुक वाला छाप के इधर डाला है। ठीक है, तो बेस, कलेक्टर, एमिटर। तो बेस, कलेक्टर और एमिटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज लगाता हूँ VCE, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पे करंट फ्लो होता है IC। तो दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट करंट, IC इज द आउटपुट करंट एंड VC इज द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद यहाँ पे मैं वोल्टेज लगाता हूँ इनपुट में, तो ये बेस और एमीटर में इनपुट लगाया, तो इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं VBE। और यहाँ पे करंट फ्लो होगा IB, यहाँ पे करंट फ्लो होगा IB। करंट फ्लो होगा IB। तो IB को हम लोग क्या बोलते हैं? IB इज कॉल्ड एज द इनपुट करंट एंड VB इज कॉल्ड एज द इनपुट वोल्टेज। करेक्ट। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इट इज अ ग्राफ बिटवीन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इट इज अ ग्राफ बिटवीन इनपुट क्वांटिटीज। और इनपुट क्वांटिटीज कौन सी आपके पास? तो इनपुट क्वांटिटीज हमारे पास है, इनपुट क्वांटिटीज हमारे पास है IB and VB. So input characteristic is the graph of IB
वर्सेस VB। तो IB वर्सेस VB का ग्राफ मैं बनाता हूँ, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक विल बी ग्राफ बिटवीन द आउटपुट क्वांटिटीज। विच आर द आउटपुट क्वांटिटीज? विच आर द आउटपुट क्वांटिटीज? आउटपुट क्वांटिटी है IC और VC। तो ग्राफ ऑफ IC वर्सेस VC, करेक्ट। तो एक ग्राफ मुझे चाहिए है IB वर्सेस VB, ये जो ग्राफ आएगा इसको बोलूंगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और एक ग्राफ मुझे चाहिए है IC वर्सेस VC, ये ग्राफ होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये मैंने वोल्ट मीटर लगाया है, दिस इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्टेज को मेजर करना। तो इट विल मेजर द वोल्टेज VB। दिस इज एम मीटर। एम मीटर का काम क्या है? एम मीटर का काम है करंट मेजर करना। ये कौन सा करंट मेजर करता है? IB। फिर से VC, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर क्या कर रहा है? दिस वोल्ट मीटर विल मेजर द वोल्टेज VC एंड दिस इज अगेन एम मीटर। और ये एम मीटर कौन सा करंट गिनता है? IC। इसलिए यहाँ पे आपको 4 इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे, ठीक है। और R1 R2 दो रेजिस्टेंसेस है। हमने रेजिस्टेंसेस क्यों कनेक्ट किए? ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सके। और देयर इज VB एंड दो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। ये VBE है और ये VCE होना चाहिए, VBE एंड VC, ठीक है। आपने ये वाला सिंपल डायग्राम भी बनाया, मेरा वाला जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया सिंपल डायग्राम, तो भी चलेगा, समझाना इंपॉर्टेंट है। तो अभी दो चीजें हम 1 बाय 1 देखने वाले, पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक? ठीक है, अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में किस किस का ग्राफ है? इट इज ग्राफ ऑफ बेस करंट IB वर्सेस बेस एमिटर वोल्टेज VBE। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में दो चीजें कौन सी है? बेस करंट IB का ग्राफ प्लॉट करता हूँ वर्सेस एमिटर बेस वोल्टेज VBE। तो y एक्सिस पे किसको लिया? y एक्सिस पे हम लोग लेते हैं IB बेस करंट, और x एक्सिस पे किसको लेंगे? तो यहाँ पे ये गलत है, आपके टेक्स्ट बुक में इस बार बहुत मिस्टेक्स है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, जाने दो, स्टेट बोर्ड जिंदाबाद। तो VBE ये वोल्टेज है, तो y एक्सिस पे IB, x एक्सिस पे VBE, करेक्ट। और इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ये ग्राफ को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ आपके समझने के लिए। ये ग्राफ को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ड्राइंग बचपन से ही खराब है मेरा, डॉटेड लाइन सीधे ड्रॉ करने की कोशिश है। आप अगर देखोगे 0.6 के पहले, मतलब ये वाले रीजन में करंट कितना है? तो करंट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब नेग्लिजिबल मतलब ऑलमोस्ट जीरो, करंट नेग्लिजिबल। तो जब VBE बेस एमिटर वोल्टेज VBE 0.6 से छोटा है, तो वोल्टेज अगर 0.6 से कम है तो करंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। करंट कब फ्लो होना स्टार्ट होता है? करंट एकदम हाई करंट फ्लो होता है, ड्रास्टिकली करंट इंक्रीज होता है। तो ये ग्राफ क्या दिखाता है? करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ड्रास्टिकली। तो करंट ड्रास्टिकली कब इंक्रीज होता है? जब हम 0.6 वोल्ट को क्रॉस करते हैं। तो ये 0.6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0.6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0.6 के पहले करंट फ्लो इज नेग्लिजिबल, जीरो करंट। 0.6 के बाद ड्रास्टिकली करंट फ्लो। तो ये जो 0.6 है, हम लोग इसको बैरियर वोल्टेज बोलते हैं। 0.6 वोल्ट को हम लोग बैरियर वोल्टेज बोलते हैं। बैरियर, बैरियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैरियर के पहले, मतलब 0.6 के पहले करंट ऑलमोस्ट जीरो है, 0.6 के बाद बहुत सारा करंट फ्लो होता है। तो आपने डैम में गेट देखा होगा, जब गेट बंद है तो पानी उसमें से फ्लो नहीं होता, तो गेट को वो लोग बैरियर बोलते हैं। जब बैरियर बंद है तो डैम में से पानी रिलीज नहीं होता, जैसे बैरियर खोल देते हैं बहुत सारा पानी रिलीज होता है, करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पे 0.6 वोल्टेज का काम है। तो 0.6 इज VBE बेस एमिटर वोल्टेज। तो बेस एमिटर वोल्टेज VBE अगर 0.6 से कम है तो करंट ऑलमोस्ट जीरो है, 0.6 से आगे है तो करंट हाई करंट फ्लो ड्रास्टिकली, ठीक है। तो जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो एक बात ध्यान में रखना है कि कलेक्टर वोल्टेज VCE को कांस्टेंट रखना है, तो ये ग्राफ अच्छा आएगा, ठीक है। तो VCE को मैंने कितना कांस्टेंट रखा है? 10 वोल्ट पे रखा है। ये सब वैल्यू है, आप 5 वोल्ट भी लिख सकते हो, आपको पसंद है तो, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज अप्लाई किया है? VBE इज लेस देन 0.6। बताओ, जब VBE लेस देन 0.6 है, 0.6 इज बैरियर वोल्टेज,
तो क्या होगा, द बेस करंट IB इज स्मॉल एंड निग्लिजिबल। स्मॉल एंड निग्लिजिबल, निग्लिजिबल मतलब ऑलमोस्ट जीरो। तो जब वोल्टेज 0.6 से कम है तो करंट इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, फिर यहाँ पे अब when the applied voltage VBE exceeds the barrier potential of 0.6 volt, जब VBE 0.6 से ज्यादा हो जाता है, exceeds the barrier of 0.6 volt, उससे 0.6 से ज्यादा हो गया है, तो large base current begins to flow। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपने इतना 2 पॉइंट लिखना आना चाहिए भैया। 0.6 के पहले करंट फ्लो नहीं होता, 0.6 के बाद लार्ज करंट फ्लो। ठीक है, सो अगर मुझे बीजेटी यूज करना है, उसको ऑपरेट करना है बीजेटी को, नॉर्मल ऑपरेशन के लिए आप क्या करोगे, नॉर्मल ऑपरेशन के लिए आप VBE ग्रेटर देन 0.6 रखोगे ताकि बहुत सारा करंट फ्लो हो। वी वांट करंट, ठीक है, करंट। फिर क्योंकि ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। और इनपुट रेजिस्टेंस को हम लोग कैसा डिफाइन करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस रेशियो है। किस चीज का रेशियो है, चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज टू चेंज इन बेस करंट। तो दिस इज डेल्टा, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। ये जो डेल्टा मैंने बनाया ना, ट्रायंगल मत बोलना, ट्रायंगल IB नहीं है वो, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, है ना, ये जो ट्रायंगल वाला सिंबल, इट इज कॉल्ड एज द डेल्टा। तो डेल्टा VBE बाय डेल्टा IB, ऐसा हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं। एंड दिस इज चेंज इन, एंड दिस इज चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज, दिस इज चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज टू चेंज इन बेस करंट। ठीक है, तो बेस करंट कितने से चेंज होता है और बेस एमिटर वोल्टेज कितने से चेंज होता है, ये उस हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। करेक्ट, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैंने बेस एमिटर वोल्टेज चेंज किया 0.7 से 0.8, तो चेंज कितना हुआ, तो डेल्टा VBE कितना हुआ, डेल्टा VBE हुआ 0.1 वोल्ट। क्यों, क्योंकि 0.7 वोल्ट से 0.8 वोल्ट लेके गए, 0.7 से 0.8 का चेंज कितना है, 0.1। अगर मेरा IB जाता है 10 माइक्रो से 20 माइक्रो एम्पियर, तो 0.7 पे 10 माइक्रो है, 0.8 पे 20 माइक्रो है, तो डेल्टा IB कितना होगा, तो डेल्टा IB विल बी 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, फिर इनपुट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा डेल्टा VBE 0.1 बाय डेल्टा IB 10 माइक्रो एम्पियर। तो आपका RI का वैल्यू आ जाएगा, तो RI का वैल्यू कितना आएगा, RI का वैल्यू आएगा 10 किलो ओम। ठीक है, दैट इज हाउ इट विल कम। ठीक है, तो और मैंने आपको पहले बताया है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो होगा कि हाई होगा, इनपुट रेजिस्टेंस विल बी लो। ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही दिया है। ठीक है, फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब किस किस का प्लॉट है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्लॉट ऑफ कलेक्टर करंट IC वर्सेस कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE। IC वर्सेस VCE के प्लॉट को हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में किसको कांस्टेंट रखना है, बेस करंट IB को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, बेस करंट IB को कांस्टेंट। अब आप ये ग्राफ मत देखो, पहले मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ, फिर आप वो ग्राफ देखो। तो हम लोग का ग्राफ है IC वर्सेस VCE। तो IC कैसा होता है, IC इज लाइक दिस, IC इज लाइक दिस, सपोज दिस इज IB इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। तो अगर आप करंट को देखोगे, करंट IC, ये ग्राफ कैसा है, तो हम लोग बोलते हैं करंट IC कांस्टेंट है। ये देखो फ्लैट, सॉरी, तो करंट कैसा है, करंट इज अ फ्लैट लाइन, करंट इज अ फ्लैट लाइन। क्योंकि करंट फ्लैट लाइन है, हम लोग बोलते हैं IC कैसा है, हम लोग बोलते हैं IC कांस्टेंट है और VCE के साथ चेंज नहीं होता। मतलब वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ, करंट कांस्टेंट है। सपोज मैं बोलता हूँ 1 मिली एम्पियर, तो देखो ना, जब 2 वोल्ट है तो करंट 1 मिली एम्पियर, 4 वोल्ट है करंट 1 मिली एम्पियर, 6 वोल्ट है करंट 1 मिली। इसका मतलब क्या, आप VCE को कितना भी बढ़ाओ, कलेक्टर करंट IC कांस्टेंट है। करेक्ट, तो हमने क्या लिखा है, IC इज कांस्टेंट, यहाँ पे ध्यान दो, IC इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विथ VCE। IC कांस्टेंट है
और VCE के साथ चेंज नहीं होता। फिर किसके साथ चेंज होता है? तो अगर मैं IB को अभी बढ़ाऊं, अब मैंने IB को कर दिया सपोज 20 माइक्रो एम्पियर, अब मैंने IB को कर दिया सपोज 20 माइक्रो एम्पियर, और अब सपोज IC हो गया 2 मिली एम्पियर। तो पहले कितना था? पहले था 1 मिली एम्पियर, अब हो गया 2 मिली एम्पियर। तो मैंने IB बढ़ाया, IC बढ़ गया। यहाँ पे लिखता हूँ IB इंक्रीजेस, IC इंक्रीजेस। तो IC कांस्टेंट है VCE के साथ, लेकिन अगर बेस करंट बढ़ता है तो कलेक्टर करंट बढ़ता है। तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा है एज द बेस करंट IB इंक्रीजेस, कलेक्टर करंट IC इंक्रीजेस। तो यहाँ के 2 पॉइंट ध्यान में रखना। यहाँ का पहला पॉइंट क्या है कि IC कांस्टेंट है और VCE, वोल्टेज VCE के साथ चेंज नहीं होता, लेकिन IB बढ़ा, बेस करंट इंक्रीज हुआ, तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। IB इंक्रीजेस, IB इंक्रीजेस, IC इंक्रीजेस। करेक्ट, इतना याद रखना। फिर क्योंकि आउटपुट, तो ये वाला जो ग्राफ है ना बेसिकली, तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है आपके टेक्स्ट बुक का ग्राफ जो मैंने यहाँ पे छाप के डाला है, तो ये वाला जो ग्राफ है, दिस ग्राफ, ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इसी का वर्जन है। सिर्फ मैंने 2 कर्व प्लॉट किया, इन्होंने बहुत सारे कर्व लिए ना, 1 2 3 4 5 6, उन्होंने बहुत सारे कर्व लिए, आपने 2 बनाए तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, सिर्फ इतना दिखाना कि IB 10 से 20 गया तो IC 1 मिली से 2 मिली गया, मतलब IB बढ़ने से IC बढ़ा, और VC के साथ वो एक्स एक्सिस के साथ कांस्टेंट है, लेकिन IB के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो, मेरा वाला भी बना सकते हो, बुक वाला भी बना सकते हो। मेरा वाला बनाया तो मैं पूरा मार्क्स दूंगा, बुक वाला बनाया तो भी मैं पूरे मार्क्स दूंगा। मैं बोर्ड नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, बोर्ड की नहीं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है? आउटपुट रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ, आउटपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? चेंज इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज टू चाहिए था एंड नहीं, टू द चेंज इन कलेक्टर करंट। तो चेंज इन VCE, VCE क्या है? VCE है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज टू चेंज इन कलेक्टर करंट, टू द चेंज इन कलेक्टर करंट। ठीक है, तो ये हो गया 2 आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये आउटपुट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन याद रखना। और मैंने आपको पहले बताया है आउटपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, कॉमन एमिटर का आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है? सो इनपुट रेजिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया, ये इनपुट रेजिस्टेंस था, इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, तो दिस इज इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल ले रहा हूँ टू एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है, कॉमन बेस करंट गेन, डीसी करंट गेन डीसी होता है। सो कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन मतलब अल्फा की बीटा, सो 0.967। कॉमन बेस करंट गेन मतलब अल्फा दिया है, अल्फा कितना दिया है, सॉरी अल्फा कितना है 0.967, और एमिटर करंट कितना है, एमिटर करंट है 10 मिली एम्पियर, एमिटर करंट कितना है, एमिटर करंट है 10 मिली एम्पियर। हमको क्या निकालना है, हमको बेस करंट निकालना है। तो IB आई वांट टू कैलकुलेट। तो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, बट मैंने आपको आज ही पढ़ाया IC कितना होता है, IC होता है बीटा टाइम्स IB। सो IE कितना आएगा, I आएगा बीटा टाइम्स IB प्लस IB। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद है क्या, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, आज ही पढ़ाया है ये, यहाँ पे देखो। ठीक है, look at this relation, look at this relation, this is IC is equal to beta AB, यही मैं यूज कर रहा हूँ न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो IC is beta AB। ठीक है, तो IC हो गया बीटा AB, तो IE कितना हो गया, IE हो गया बीटा प्लस 1 इंटू IB। करेक्ट, बीटा प्लस 1 इंटू IB, बट बीटा का फॉर्मूला क्या है,
बीटा का फॉर्मूला हमने आज ही देखा है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये कितना आएगा, आई ई कितना आएगा, आई ई आएगा, बीटा के जगह मैं लिखता हूँ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू आई बी। तो आई ई कितना होगा, आई ई हो जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू आई बी। करेक्ट। तो अल्फा अल्फा कैंसल, न्यूमरेटर में 1 आएगा, तो आई ई कितना आएगा, आई आएगा आई बी डिवाइडेड बाय अल्फा। तो आई बी कितना आएगा, हमको तो बेस करंट चाहिए, आई बी आएगा अल्फा टाइम्स आई ई। तो आई बी कितना आएगा, अल्फा का वैल्यू कितना है 0.967 मल्टीप्लाइड बाई इसका है 10 मिली एम्पियर। तो आई बी कितना आएगा, तो आई बी कितना आएगा, आई बी आएगा 9.67 मिली एम्पियर विल बी द वैल्यू ऑफ आई बी। ठीक है, तो 9.67 विल बी द वैल्यू ऑफ आई बी। तो मैंने बीटा का रिलेशन करेक्ट लिया है क्या, बीटा इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये करेक्ट लिया है क्या मैंने, हाँ, बीटा इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो दैट इज करेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो एमिटर करंट दिया था, इसमें मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है ना, थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक। हाँ सॉरी, यस, आई हैव अंडरस्टूड माई मिस्टेक। तो डिनोमिनेटर वाज 1 माइनस अल्फा, तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए 1 माइनस अल्फा, डिनोमिनेटर शुड बी 1 माइनस अल्फा, डिनोमिनेटर में चाहिए था 1 माइनस, वही मैं बोल रहा था करंट गड़बड़ आया। तो एक मिनट है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, प्लीज करेक्ट दिस। तो आएगा 1 माइनस अल्फा, so this is 1 minus alpha times IE, तो ये आएगा 1 माइनस 0.967 मल्टीप्लाइड बाय IE कितना है 10 है, तो 1 माइनस 0.967 कितना आएगा, तो 1 माइनस 0.967 इज 0.033 इंटू 10। तो IB का वैल्यू कितना आएगा, IB का वैल्यू आएगा 0.33 मिली एम्पियर। ठीक है, मैंने गलत कर दिया था थोड़ा सा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, IB शुड बी 0.33 मिली एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कॉमन बेस कनेक्शन है और एमिटर करंट दिया है, एमिटर करंट कितना दिया है, एमिटर करंट इज गिवन एज 6.28 मिली एम्पियर, और कलेक्टर करंट दिया है, कलेक्टर करंट कितना दिया है, कलेक्टर करंट दिया है 6.2 मिली एम्पियर, और क्या पूछा है, कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन मतलब अल्फा पूछा है। तो अगर आपको याद होगा अल्फा का फॉर्मूला होता है IC डिवाइडेड बाय IE। करेक्ट, तो अल्फा विल बी 6.2 डिवाइडेड बाय 6.28, ये दोनों का रेशियो आपको लेना है। ठीक है, लॉग टेबल से इसको सॉल्व करके देख लो ये कितना आता है। तो 6.2 डिवाइडेड बाय 6.28 विल बी इक्वल टू 0.9872 विल बी द आंसर फॉर अल्फा। ठीक है, लॉग टेबल से सॉल्व करना, कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ 2 असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, दैट इज अल्फा एंड बीटा,
मैंने आपको डिराइव द रिलेशन, सॉरी मैंने आपको बोला सिलेबस में नहीं है, पर यू हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इसके मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपको सॉल्व करना है, आपको 3 इक्वेशन यूज करना है। पहला इक्वेशन आपको यूज करना है आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। दूसरा आपको यूज करना है आई सी इज इक्वल टू बीटा ए बी। और तीसरा रिलेशन आपको यूज करना है आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई। और ये तीनों यूज करके आपको ये डिफाइन अल्फा बीटा करना है। डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया, और डिराइव द रिलेशन बोलना है। तो आई सी के जगह आप ये पुट करोगे और आई ई के जगह आई सी बाय अल्फा इसमें पुट करोगे, ठीक है। और फिर सारे करंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द रिलेशन। तो ये ट्राई करके देखो। और इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन करना है फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जो आप कर ही सकते हो, ठीक है। सबमिट द असाइनमेंट बाय टुमारो 5 PM, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं छोटा सा लेक्चर रहेगा जिसमें बीजेटी एज एन एम्पलीफायर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।